बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं सायरा कबीर एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद हूँ। आज हमारा टॉपिक एक दफ़ा फिर मेरी सेहत मेरा हक, हमारी जो कैंपेन डॉन न्यूज़ के टेलीविज़न पे चल रहा है, उसका आज के दिन हमारा लास्ट टॉपिक होगा। आप जैसे जानते हैं पिछले 2 हफ्तों से हम ये कर रहे थे। पहले हमने टच अपॉन किया था न्यूट्रिशन के ऊपर, यानी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, प्री नेटल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देन पोस्ट नेटल। उसके बाद हमने बात की थी हाइजीन के हवाले से कि भाई सफाई का कितना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। साथ साथ सफाई के साथ साथ हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से भी बात की थी कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का क्या रोल होना चाहिए, कौन बन सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें की थी। और आज जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज इसी हवाले को हम लेकर जाएंगे सोसाइटी के हवाले से। हम यूजुअली ये सोचा जाता है बहुत सारी जगहों पे कि जो बच्चा पैदा करने का पूरा आइडिया है वो एक औरत की ज़िम्मेदारी है। तो जब एक औरत अगर प्रेग्नेंट होती है तो पूरा का पूरा उस पर छोड़ दिया जाता है कि अच्छा ठीक है अभी बच्चा पैदा कर लेगी, और किसी का तो कोई काम काज है ही नहीं, ना कोई सोचता है ना तो कहीं कंसिडरेट रहता है। बातें इसलिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, मैं ये समझ सकती हूँ कि इमोशनल इश्यूज़ होती हैं, डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है जो एक औरत गो थ्रू कर रही होती है। वो ना तो सिर्फ साइज़ में बड़ी हो रही होती है बट इमोशनली और केमिकली उसकी बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं कि वो उसके मूड स्विंग्स भी होते हैं, डिप्रेशन भी हो रहा होता है, लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्कस करें कि सासें ये ज़रूर ये ना बोले, ये ताने ना मारें भाई हमने अपने ज़माने में ऐसा किया था तो तुम भी तो कर सकती हो। भाई वो ज़माना, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका उस वक्त का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, इनका डिफरेंट है। हर इंसान का अपना अपना अलग अलग एक हिसाब होता है। तो अगर आपने कोई तकलीफ़ सहा, ज़रूरी कि वो भी तकलीफ़ सहे। बहुत सारी बातें करनी है आज, ऑफ कोर्स बातें तो करते रहेंगे, एक से दूसरी बात निकलती आएगी, लेकिन वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का। भाग के जाएंगे ब्रेक पे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा, बिल्कुल कुकिंग होना है आज क्योंकि मंडे है। शेफ़ जलाल हमारे साथ मौजूद होंगे, सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हम यहाँ आ चुके हैं किचन काउंटर पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए मिलते हैं शेफ़ जलाल से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन थोड़ी सी गले में खिचखिच है, तो मैंने ब्रेक के दौरान उनको बता दिया है शेफ़ को कि शेफ़ अगर यहाँ पे वॉल्यूम म्यूट हो जाए या ड्रम्स बजने लग जाए तो आप नहीं, मैं ये कह रहा था लोगों को भी समझ में आ रही होगी कि यार सायरा की तबीयत खराब है, मगर आप लोगों का प्यार ऐसा है कि सायरा को खींच के लिया। वैसे इट्स वेरी ट्रू। सुबह सुबह अगर यहाँ नहीं आओ ना तो बहुत मड़ियल सा दिन गुजरता है। मैं इस बात से 110% एग्री करता हूँ क्योंकि एक आदत हो जाती है, लोगों की आदत हो गई है उनके प्यार की, बातों की। हाँ, और फिर आप जब यहाँ आते हैं ना सुबह सुबह तो अच्छी बातें करते हैं। सच्ची बात बताऊँ आपको, हम अच्छी बातें करते हैं, जब अच्छी बातें करते हैं ऑटोमेटिकली अपने अंदर भी अंदर से एक ऑप्टिमिज्म निकलती है, यू नो। लेकिन अगर आप घर पे होते हो और बच्चों पे अगर चीखन चिल्लाना करके सुबह आप शुरू करते हैं तो उसमें पूरा दिन चीखने में मुंह कड़वा सा हो जाता है। लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि ना करें वो, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है। आज क्या बन रहा है? आज बना रहे हैं पोटैटो, आलू स्किन पोटैटो बना रहे हैं। अब वो किस तरह से होंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। 90% ही मैं कहूँगा लोगों को पता है कि क्या है स्किन पोटैटो। तमाम रेस्टोरेंट्स में सर्व हो रहा है एज एन स्टार्टर, एपेटाइजर। हाँ बिल्कुल। तो जिनको नहीं पता वो देखें, बिल्कुल, और जिनको पता है वो भी देख लें ताकि छोटे-मोटे जो टिप्स होते हैं जो मिस आउट हो जाते हैं किस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर पोटैटोज जो हैं वो आपके तकरीबन बॉइल्ड होते हैं। मुझे नाइफ और एक स्पून चाहिए होगा सारा। ये छोटा नाइफ चलेगा? बिल्कुल, और एक टीस्पून, बल्कि सही है ये भी। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर हमने सिंपली इस तरह से आलू को बीच में से काट कर 2 करना है। ओके, ठीक है। और ये हो गए आपके पोटैटोज इस तरह से कटिंग डन। जी सर, ठीक है जी। और इन आलू को पील आउट करना है आपने। पील भी करना है? पील आउट करना है, मतलब स्कूप आउट करना है। मतलब आप इसके बीच में से खड्डा करना है, खड्डा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से स्पून लेकर
अच्छा, स्कूपर वैसे भी मिलता है वैसे तो मार्केट में, आप वो उससे करें तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, प्रॉपर तरीके से गोल बनेगा अंदर से। लेकिन अगर नहीं है तो हमारा देसी तरीका ये भी चलेगा। देसी तरीका थोड़ी सी सफाई कम होती है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई इट इज़ सो बिकॉज जब आप उसको कर देंगे तो उसके अंदर बहुत सारे लवाजमात भर देंगे, और जब लवाजमात भर देंगे तो कुछ नज़र ही नहीं आना कि आपने कितने हसीन तरीके से उसको खाली किया अंदर से। बिल्कुल इस तरह सारे ऐप छुप जाएंगे। सही कह रही हैं, बिल्कुल सायरा, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही। अच्छा, ये जब आप उबालें तो एक और चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए, प्लीज़ शेफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इसको बहुत ज़्यादा ना उबाल दीजिएगा कि टूट जाए। 85%। 85%। अच्छा, जितना ज़्यादा बॉयल होगा ना सायरा, उसमें ये होगा कि आलू जो है ना आपके वो ज़्यादा नरम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, मगर उसमें ये होगा कि जब आप उसको बेक करेंगे ना ओवन में, क्रिस्पी नहीं होगा, क्रिस्प नहीं होगा वो। हाँ, वो ऐसे बेचारा मरियल सा हुआ। बिल्कुल, तो वो और ज़्यादा गल जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल होंगे वो नहीं आपके उसके साथ आप को फील देगा, मतलब वो इसके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे माओ को ज़रूर कहूँगी कि जब हम लोग घर के ये काम करते हैं ना, किचन के, जब भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो यूजुअली हम बच्चों को बोलते बाहर रहो बाहर रहो बाहर रहो, जबकि खास तौर पे छोटी बच्चियाँ जो होती है ना, दे रियली वांट टू कम एंड लर्न। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप उनसे एक्टिविटी करा सकते हैं कि आपने उबाल शुबाल करके दे दिया, अब आपने बोला बेटा चलो अब ये एक तुम्हारा हिस्सा एक तुम्हारा हिस्सा, आप बैठ के स्कूप करते रहो, तो दे एंजॉय। थोड़ा सा एक बॉन्डिंग टाइम भी होता है, बड़ा मज़ेदार सा। आपने जो बात की ना घर पे सिखाने की, इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी ख़वातीन सही है, ये अच्छी बात की सायरा ने कि सिखाना चाहिए। और साथ में जब कटिंग की बात आती है ना, तो हमारी ख़वातीन वो हाथ से काट रही होती हैं चीज़ों को लाइफ लेके, तो मैक्सिमम जो है ना आपने चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना है। बोर्ड का इस्तेमाल करना है, हाथ पे लेकर नहीं करना। बिल्कुल, वो जितनी भी वेजिटेबल्स की कटिंग है, मीट की कटिंग है, वो आप चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए करें तो वो वेल एंड गुड है। हाथ कटने का जो चांसेस है वो कम से कम हो जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर आलू को इस तरह से आप स्कूप आउट कर लें। हाँ। ठीक है, और इसका आप 90 जो रेस्टोरेंट्स में जो स्किन पोटैटो सर्व होते हैं उसमें सायरा जो फिलिंग होती है वो इतनी नहीं होती, सिंपली चीज और सॉल्ट पेपर के साथ करते हैं ना थोड़ी। हाँ, उसको रख देते हैं। तो हम जब घर में बनाएंगे तो हम अपने बच्चों के लिए भर के बनाएंगे। तो भर के किस तरह से बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। जबरदस्त। अच्छा, मेरे पास कॉल भी आ गई है, जब तक आप प्याज जो है वो चॉप करने वाले। ठीक है, तो चॉप करें, हम जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मंजूर अलाई कोट नजीबुल्लाह हरीपुर से। वालेकुम अस्सलाम मंजूर भाई, कैसे हैं आप? सानिया बहन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, A1 सुपर एनर्जी के साथ आज डाउन न्यूज के ऊपर आपके साथ सामने सुबह। और जलाल भाई आप कैसे हैं? सर आदाब कैसे हैं मंजूर भाई? नहीं, आपको इन्हीं की तरह बात करनी होगी, इन्हीं ठीक हूँ ऐसे बोले। बिल्कुल सही। और सानिया बहन, आप यकीन मानिए कि इतना दिल खुश होता है जब आप लोगों से बात होती है। और मैं सबसे पहले ये भी कहता हूँ कि मेरी MCR की टीम, आपके सामने कैमरामैन और मेरे तमाम देखने वाले, इन सबको मंजूर कोट नजीबुल्लाह हरीपुर की तरफ से बहुत सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। आपकी जब कॉल आती है ना मंजूर भाई, तो इतनी माशाल्लाह एनर्जेटिक कॉल होती है ना कि हम सबके अंदर एनर्जी भर जाती है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ना, दुखों से बड़ा भी अगर इंसान हो ना, बेशक, तो उसके चेहरे पे अगर एक मुस्कुराहट आती है तो मेरा ख्याल है 50% दुख तो उसके वैसे ही दूर हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा तो ये आप मानना भी है, और मेरा सिस्टम, जलाल भाई तो मुझे बचपन से जानते हैं। बचपन से जानते हैं? रियली? ओके। मतलब है कि इतना इनसे मेरा रास्ता है, काफी पुरानी, मतलब नाम दुआ है कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यार करने वाले इंसान माशाल्लाह, बेशक। इनको इतनी दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको खुशियां नसीब करे, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल सही। आपका प्रोग्राम इतना प्यारा है, थैंक यू सायरा। और आपके टॉपिक इतने प्यारे होते हैं, और आपका जितने भी मतलब शो है मैंने बहुत डीपली बैठ के आराम से देखता हूँ, काम शाम फिर मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत हमें अपना नॉलेज मिलता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और मतलब हमारे घर के हालात में आपका हमारे साथ बहुत अच्छा एक पार्टिसिपेशन समझ लें। थैंक यू सो मच मंजूर भाई, थैंक यू। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं होती हैं जो हमारे साथ, और हमें और अच्छा और बेहतर करने के लिए हमें आगे और मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। What a sweet caller, really nice। भाई शहजादे हैं, पता है। हाँ, वेरी नाइस। तो सही कह रहे थे कि आप उनको बचपन से जानते हैं।
बचपन अभी जरा ठहरे, ब्रेक पे जाते हैं हम, जरा अच्छा। इनसे मालूम करते हैं कि क्या ये असली उम्र क्या है इनकी, आखिर ये क्यों छुपा रहे हैं हमसे। अच्छा, यहाँ पर हमने आपने प्याज टमाटर डाल के प्याज आलू डाल दिया, टमाटर चॉप करके बिल्कुल आपने इस तरह से मिक्सिंग कर दिया। अब आलू इसके के अंदर साथ मसाले मसूले डालेंगे, मिक्स कर दिए बिल्कुल। अब इसमें आपने अच्छा शेफ जी मुझे जाना है ब्रेक पे, बिल्कुल चलते हैं तो ब्रेक। अब आप क्या करने वाले हैं ये बता दें। सॉल्ट, पेपर, ये दो चीजें शामिल करके अच्छा, इसको अच्छे पेपर से जब डाल मिक्स रहे हैं, करेंगे। काली मिर्च तो कह रहे हैं सॉल्ट, और सॉल्ट डाल रहे हैं तो कह रहे हैं पेपर। पेपर यार सारा सुबह सुबह उठना और सुबह सुबह उठ के बोलना सारा प्लीज, बस कर रहा हूँ ना, पता बड़ा नहीं। यहाँ पर इसके बाद बस मैं इसमें फिल करूंगा इनको वापस, ठीक है। अच्छा, इस तरह ठीक है। से थोड़ा थोड़ा और थोड़ा फिर थोड़ा इसको हम डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर चीज भी अभी आने चीज वाला के है। साथ ओवन में बेक करेंगे। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा, जब तक आप ये करें मैं ये बताना चाहूँगी क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है कि आज बन क्या रहे हैं। आज पोटैटो स्किन्स बन रहे हैं, यानी कि पोटैटो मतलब आलू, स्किन्स मतलब छिलके के साथ। तो छिलके वाले आलू बन रहे हैं बेसिकली, और इसको हम लोग ओवन में बेक करेंगे। तो ये इसका ख्याल रखिएगा कि ये फ्राई नहीं हो रहे, और ये ऑलरेडी हम 85% उबले हुए हैं। तो इसको बस क्रिस्प करेंगे हम ओवन में डाल के, वो आपको दिखाएंगे कि इसका शक्ल कैसे बनेगा, कैसी शक्ल निकल के आएगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अब तक क्या कुछ हो गया मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। कुछ भी नहीं हमने ज़्यादा किया। आप लोगों के सामने हमने जो आलू, चॉप्ड हुए प्याज और चॉप्ड हुए टमाटर थे, उसमें नमक और काली मिर्च डाला था, जिसको इन्होंने काली मिर्च को नमक कहा और नमक को काली मिर्च का मैं भूलने नहीं दूंगी। और फिर उन्होंने सीधे सीधे ये ऑयल लिया, ऑयल से थोड़े से ऑयल डाला, तकरीबन अराउंड 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल था उसके अंदर, ताकि नीचे से लगे ना, ताकि वो लगे ना। आप चाहें तो पहले भी हम हल्की सी ग्रीसिंग कर सकते हैं, और फिर आप उसको ओवन में डाल दें। याद रखिएगा कि चीज़ उस वक्त नहीं डलेगा, पहले थोड़ी देर के लिए उसको ओवन में होने दें, उसके बाद उसको निकाल के उस पर चीज़ डालें। कौन से चीज़ डाले हमने? चेडर और मोज़रेला। दो मोज़रेला इसलिए ताकि उसमें थोड़ा सा वो च्यूई वाला एलिमेंट आ जाए, और चेडर चीज़ वैसे जो खाया जाता है मुझे ज़्यादा चीज़ी, वो उन्होंने फिर दोनों डाले इनके ऊपर, भर दिया बिल्कुल, और फिर उसको वापस से डाला ताकि वो चीज़ अब मेल्ट कर जाए। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं शेफ जलाल? यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि बीफ बेकन अगर आपको मिल जाए वेल एंड गुड है, नहीं मिले तो सलामी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सलामी ना मिले तो घर का कुछ भी, चिकन है आपके पास, कीमा है, व्हाटएवर यू हैव, व्हाटएवर मीट यू वांट टू यूज, बिल्कुल ऐसे कर लें। आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। और बट ये है कि बड़े गोश्त की तरफ, बीफ की तरफ जाएंगे तो और टेस्ट जायका ज़्यादा मज़ेदार, और जितना थिन होगा उतना ज़्यादा अच्छा क्रिस्प होगा। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा क्रंच आपको चाहिए, क्योंकि हमने जो पोटैटो और चीज डाला है वो वैसी नरम नरम है, सॉफ्ट है बिल्कुल। तो अंदर से जरा वो फीलिंग जो है उसकी वो चीज़ी है। आप देख सकते हैं हम इसको प्रॉपर फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इसको वंस जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर इस पे आता है, ठीक है, तो आप समझे कि ये तैयार हो चुका है। ठीक है जी, सिंपली। अच्छा, अगर सायरा कबीर से पूछे, सायरा कबीर वुड डेफिनेटली लाइक टू यूज कीमा घर का बना हुआ रादर देन यूजिंग दीज, व्हाई? बिकॉज़ ये प्रोसेस्ड होते हैं, ऑर्गेनिक। नहीं क्या करें शेफ, आजकल आपको नहीं पता बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं जिंदगी में। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। और सायरा कबीर की ये जो छोटे टोटकेज, कीमे की बात आई ना, टोटकेज आने वाले हैं बहुत जल्द। कीमे की जो बात आई ना, वो मैं ये भी कहूँगा कि इसके साथ आप कीमा भी फिल करके कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब कितना यमी लगे। थोड़ा सा शिमला मिर्च डालना चाहें तो डाल दें। क्या अच्छी बात है, यम यम। मतलब सायरा तुसी शेफ हो गए हो। हाँ क्या करें, कहते हैं ना हम जो खासतौर पे होस्ट होती हैं, हम साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठ के साइकियाट्रिस्ट बन जाती हैं, डॉक्टर्स के साथ बैठ के डॉक्टर्स बन जाती हैं, शेफ्स के साथ बैठ के शेफ्स बन जाती हैं। ये अच्छी बात है, जैक ऑफ ऑल होती है, मास्टर ऑफ नन। अच्छा मायनीज, अब क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, यहाँ पर हमने मेयोनेज इसका डिप बना रहे हैं, थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे डिप को ताकि थोड़ा सा फ्लेवर मजेदार। 2-1 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें मेयोनेज ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून के करीब आपने लेमन जूस और 1 से 1.5 टेबलस्पून हॉट सॉस इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। पिंच सॉल्ट, सही कहा, बिल्कुल। नमक को नमक कहना जरूरी है। पिंच पेपर, बिल्कुल, और चिली फ्लेक्स। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद इसको आप अच्छे से
जुब 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 मिक्स कर लें। साउंड इफेक्ट आना जरूरी होता है। तो ये बेहतरीन आपकी मज़ेदार सी डिप बन जाएगी, हॉट एंड स्पाइसी डिप बन गई है। अगर मुझे सार क्रीम बनाना है, सार क्रीम अगर आप वैसे यूजुअली होता सर्व सार क्रीम है स्किन पोटैटोज के साथ, बट हमने जो क्रीमी रखा है उसकी वजह से हमने ये ड्रेसिंग बिस्की क्रीमी रखी है ताकि फिलिंग अच्छी हो। सार क्रीम बनाने के लिए सिंपल है, क्रीम है सही है। अगर आप 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम लेते हैं तो उसमें 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर और सोया जो दिल मिलता है, जो हमारे धनिया पुदीने के साथ जो दिल मिलता है, तो सीधी सीधी सी चीज करनी है, क्रीम लेना है, क्रीम जितना भी लेंगे क्वांटिटी उसका आधा आपको लेमन जूस लेना है, उसमें हस्बे जायका नमक, काली मिर्च डालना है आपको, एंड दैट्स इट। तो वो फौरन से विप्ड हो जाएगी, ठीक है जी। तो वो फौरन से विप्ड हो जाएगी और सिंपली आप उसको पोटैटोज के ऊपर रखें और उसको बहुत यम्मी लगता है। टाइम कितना सायरा? टाइम है थोड़ा सही रह गया, थोड़ा सही है, आराम से प्लीज। तो यहाँ पर आपने और ये हमारा चला गया हवा में, कोई बात नहीं, हम कोई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटे से ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे गेस्ट आ चुके हैं, मिलवाती हूँ आपको। सबसे पहले चूँकि हम बात करें एक खातून की या ख़वातीन की जनरली, और चूँकि वो इमोशनल, बहुत सारे इमोशनल मैं कहती हूँ ना अप्स एंड डाउन से गुजर रही होती है, तो जी हाँ एक साइकोलॉजिस्ट का होना आज बहुत ज़रूरी है। तो वी हैव विद अस उज़मा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं उज़मा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बिल्कुल। लेकिन चूँकि अगर हम बात करते हैं हमला खातून की और ये पूरी की पूरी बात हो रही है प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स एक गायनेकोलॉजिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी विद अस, बहुत लोग जानते हैं इनको, माशाल्लाह इनका नाम ही काफ़ी है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर सादिया पॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर सादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप लोगों से तो बातचीत बहुत सारी करनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ एक सानेहा हो गया, और उस सानेहा के हवाले से मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ऐसे सानेहा बहुत होते हैं, घरों में भी होते हैं। कभी कोई कुछ जल जाता है, कुछ कट जाता है, तो उसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाता है? आइए चलते हैं शेफ़ जलाल की तरफ और पूछते हैं उनसे। अस्सलाम जी शेफ़। ठीक है, आप खैरियत से हैं? मैं गया नहीं, सायरा ने कहा कि शेफ़ इसके तरीके बता के जाने। बिल्कुल। तो होता ही है कि अगर इस तरह के एक्सीडेंट हो जाए तो उस वक्त आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, और सामना करना है। जैसे गर्म चीज़ें गिर जाए तो पीछे हट जाएं, गिरने दें उसको, टूट जाएगा मगर आपका नुकसान ना हो, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। नाइफ कभी इस तरह से होता है कि लाइक आप नाइफ कटिंग कर रहे हैं और स्लिप कर जाए, बिल्कुल, तो उसको पकड़ने के लिए आप जब पकड़ते हैं तो अगर, क्योंकि हैंडल पार्ट हैवी होता है, हैंडल पार्ट हमेशा डाउन टू मतलब बेस होता है, मतलब नीचे की तरफ गिरता है वो, तो आपने उसको शार्प पार्ट पकड़ लिया तो वो आपके हाथ काट सकता है। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स पे आपने 2 स्टेप पीछे हो जाना है और गिरने देना है चीज़ को, तो स्लिप हो जाती हैं चीज़ें, बॉयल गर्म पानी गिर जाता है, सालन गिर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। बहरहाल इसको आपने करना क्या है, पोटैटोज़ को जिस तरह से आपने बेक किया, बेक करके डन करके निकाल दिया है, और उसके बाद इसका जो सॉस बना था वो ऑन टॉप, और बेकन हो, बीफ हो, चिकन हो, कुछ भी हो, वो पैन सीयर करके आपने ऊपर से क्रिस्प करके रख देना है, और पार्सले के साथ उसको गार्निश करना है। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हमें बात करनी थी आज ऑफ कोर्स अपने सेहत के हवाले से, क्योंकि मेरी सेहत मेरा हक है, आपकी सेहत आपका हक है। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की, तो उज़मा मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ। एक औरत उस तरफ से लेकर प्री नेटल से स्टार्ट करते हैं जिसके हमला होना चाहती हैं, तो अब तो होना चाहती हैं पे एक सवाल या निशान आ जाता है कि क्या यहाँ पे हमारे माशरे में औरत को हक है टू डिसाइड कि उसको फैमिली स्टार्ट करनी है कि नहीं? औरत को बिल्कुल हक है कि वो डिसाइड करे उसे फैमिली स्टार्ट करनी है। दी जाती है हक? मोस्टली नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ मेल जो डोमिनेटिंग सोसाइटी है या सास की तरफ से प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, शादी होगी फैमिली की तरफ से कि जैसे ही शादी हुई है और दूसरे तीसरे महीने ही लोग शुरू हो जाते हैं पूछने, बिल्कुल कि फैमिली कब बढ़ रही है, और कोई न्यूज़ आना शुरू हो जाए, इस तरह के क्वेश्चंस होना शुरू हो जाते हैं। तो 1 साल तक तो खैर खैरियत रहती है, कोई इतने मसाइल नहीं होते, लेकिन जैसे ही टाइम थोड़ा सा ज़्यादा गुजरता है तो लोग ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। और कई फैमिलीज में तो ये भी होता है कि अगर 5-6 महीने होते हैं, वो कह रहे कि यस वी आर गोइंग फॉर अ फैमिली, वी आर ट्राइंग,
तो ये बोला जाता है कि कोई लड़की में तो खराबी तो लड़की को ही कहा, यही मैं भी कहने लगी थी कि लड़की को ही कहा जाता है कि इससे दिखाया जाए, मेल्स को मोस्टली नहीं कहा जाता कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोनों को ही कंसल्ट करना चाहिए। तो उस सिलसिले में सोशल प्रेशर होता है, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फीमेल के ऊपर। फीमेल कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं इन चीज़ों की वजह से, डिप्रेशन में चली जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके डेली फंक्शनिंग भी इफेक्ट होने लग जाती है। ओह माय गॉड। एंड यहाँ पे डॉक्टर सादिया, मैं आपकी तरफ ज़रूर आऊँगी। इज़ दिस ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि अगर वो स्ट्रेस में आती है तो मज़ीद बेबी के होने के चांसेस डिले हो जाते हैं? जी बिल्कुल, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है और इनफर्टिलिटी में भी रोल है कि इतना स्ट्रेस होता है कि विद इन 3 मंथ्स, साल तक तो भी है, लेकिन 3 महीने में भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि घर ही चल रही होती है, उसमें एंजाइटी इतनी बढ़ती है, कभी कभी मेल्स के साथ भी इस तरह से होता है कि फिर वो हो ही नहीं पाता। बिल्कुल उसकी वजह से। और स्ट्रेस से ना औरतों के हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। स्ट्रेस के हार्मोन, ब्रेन का अफेक्ट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे थ्रू द हार्मोन्स, और स्ट्रेस हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे कपल्स अडॉप्ट करते हैं जब नहीं अपना हो रहा होता, बिल्कुल। और उसके बाद एक रिलैक्सेशन होती है और फिर स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब ये तो हमने सिर्फ एक स्ट्रेस के एलिमेंट से बात की, आज चूँकि आप अपने पूरे के पूरे टॉपिक को एक सोसाइटी या सोशल प्रेशर से इंक्लूसिव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मुझे एक बात बताएं, जहाँ पे जिस घर में अगर एक औरत हामला नहीं हो पाती है, वहाँ पे उसकी अगर ससुराल वालों का रवैया बदलना शुरू हो जाता है कि भाई दुल्हन तो है, अभी तक हमारे लिए पोता या पोती नहीं लेकर आ रही, पोता मोस्टली, पोती तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पहला वाला पोती हो जाए, तो वो तो और ताने पड़ जाएंगे। मुझे बताएं, तो उसमें मुझे बताएं क्या इश्यूज आते हैं, वो उसको किस तरीके से मैनेज करें। अब क्योंकि देखिए इश्यूज भी आइडेंटिफाई करना है, साथ साथ सॉल्यूशन भी, सिम्टम्स को भी मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें कंसल्टेशन की जरूरत है ना। अब देखिए, अब सास जो है वो बहू जैसी आएगी, खामोश हो जाएगी, मुंह बनाएगी कि भाई ये तो, पीछे पीछे बातें करना भी शुरू कर देते हैं, और फिर दूसरी शादी की बात करना भी शुरू कर देते हैं बहुत सी फैमिलीज में, अगर बच्चे नहीं होते कि ये इसमें प्रॉब्लम है तो दूसरी, यानी कल मैं अभी अगर शेयर करूँ कि कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, सुसाइडल थॉट्स आ रही थी इन्हीं बातों की सुनने की वजह से, तो फिर मैंने फ़ोन पे ही काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की फौरी तौर पे कि ये चीज़ें ना हो, या मेडिसिन के लिए कहा कि ठीक है कंसल्ट करें, आप मेडिसिन के लिए जाएँ। तो ये प्रेशर्स होते हैं फैमिली में बहुत ज़्यादा, जो डिप्रेशन कॉज कर रहे होते हैं। वो लड़की यानी कह भी नहीं सकती कुछ, अगर कहेगी तो बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर बात आज एक सवालिया निशान आप तमाम लोगों के लिए भी मैं छोड़ना चाहूँगी, और आप लोग सोचिएगा, और हम डॉक्टर सादिया से इसका सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या हामला होना सिर्फ और सिर्फ औरत ही की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि सारा ब्लेम औरत पे चला जाता है? देखिए, ये जहालत है, ठीक है, हमारी कौम में जहालत बहुत प्रेवलेंट है, और ये बहुत कन्वीनियंट वे ऑफ ब्लेमिंग, क्योंकि असल ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मर्द में होते हैं। अगर सीमन में स्पर्म्स की कमी है तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो उस फर्स्ट बीवी को जो है बुरा भला कह के कि ये तो बेकार है। 3-4 शादियां हो चुकी होती हैं और कोई बच्चा नहीं होता, और शादी पे शादी हो रही है, एंड ब्लेमिंग द वुमन एवरी टाइम। तो यहाँ पे क्या देखिए, अगेन प्रॉब्लम अब समझ में आ गई, ठीक है। प्रॉब्लम इज कि यस, ये एक कपल का अपना इशू है, बहुत पर्सनल इशू है जी, ये तो किसी को उस पर कुछ बोलने के इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। आई फील कि इट्स अ हस्बैंड एंड वाइफ इशू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। देखें, एक तो जल्दी शादी हो जाती है हमारे माशरे में, 18-19, जबकि दे आर नॉट अडल्ट्स, यू नो, दे डोंट नो, वो खुद बच्चे हैं और उन पे प्रेशर है कि शादी के फ़ौरन बाद बच्चा करो, तो दे कांट कोप विद प्रेगनेंसी, लेट अलोन पेन ऑफ लेबर। दर्द जो होते हैं उसमें अक्सर लड़कियां बिल्कुल पैनिक, और इनको भी पता होगा साइकोलॉजिस्ट को, बिल्कुल वो पैनिक और उसमें हो जाती हैं, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। मुझे एक और बात आपसे, आई एम सॉरी उसमें, मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे जब एक छोटी, एक नॉर्मल टीन एजेस में अगर शादी जाती, 16, 17, 18, 19 की बात करती हूँ, यहाँ पे जब ऑफ कोर्स और अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो जब फ़ौरन शादी के बाद जब बेबी के तकाजे शुरू हो जाते हैं, तो डू यू ऑल्सो फील कि हस्बैंड वाइफ के वो जो बॉन्डिंग टाइम होता है, जहाँ दे नीड टू अंडरस्टैंड वन अनदर, कि वो लड़का अपनी माँ या अपने घर वालों के सामने स्टेप ले, अपनी बीवी के लिए खड़ा हो कि ये मेरी बीवी है, नहीं इसके साथ ऐसा सलूक ना करें,
तो क्या आपको लगता है कि वो बॉन्डिंग टाइम भी नहीं मिलता उनको? बॉन्डिंग टाइम तो बात की बात है, मेच्योरिटी ही नहीं हो पा रही होती ना। 18 साल तक तो मेच्योर, यानी आपका जो ब्रेन है इवन वो 21 ईयर्स तक बन रहा होता है और आपकी साइकोलॉजिकल जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो रही होती है और एक मेच्योरिटी लेवल अभी अचीव नहीं हुआ होता, जिसमें अगर आप 18 से पहले ही शादी कर दें तो आप बहुत सी चीज़ों में डिसीजन ही नहीं ले पा रहे होते कि क्या सही है, क्या गलत लेते हैं, क्या गलत क्योंकि ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं होता, एक्सपीरियंस ही नहीं होता, फिजिकली भी उस वक्त तक इतनी ज़्यादा आपकी मेच्योरिटी या हेल्थ इतनी नहीं होती। हम यूजुअली एक सवाल ज़रूर उठाते हैं कि ये लड़कों के पास जब इस तरह के मामलात होते तो क्या अकल नहीं होती? वरना तो अपने माँ बाप के अगेंस्ट सिगरेट भी पियेंगे, बैड कंपनी में उठेंगे बैठेंगे, अब बाकी हर चीज़ में अपना डिसीजन ले लेंगे। लेकिन जब माँ बाप ने शादी करा के बीवी ले आई होती है उनके लिए, तो वहाँ बीवी के लिए स्टैंड लेने में वो फौरन मॉमीज बॉय भी बन जाएंगे कि माँ की सुनेंगे या बहनों की सुनेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो ये मैं एक सवाल आप लोगों की तरफ छोड़ के जाऊंगी ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, वापस आएंगे। तो अब आखिरकार आदमी का बीवी पे क्या हक है, एक्चुअली क्या हक है, ज़रूर जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान हैं, लेकिन वो यहाँ सेट में नहीं है, हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। ही इज़ इस्लामिक स्कॉलर लाहौर से। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव प्रोफेसर अब्दुल रहमान लुधानवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्रोफेसर साहब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का एहसान। जैसे कि आप जानते हैं, आप देख भी रहे हैं हमारा शो, मुझे आपसे सबसे पहला जो सवाल करना होगा वो मौलाना साहब ये कहना है कि ये अभी पूरी जो हमने अभी गुफ्तगू की, तो क्या जो खावंद है उसका अपने ज़ौजा पे क्या हक है, क्या राइट है विद रिस्पेक्ट टू कि पूरा सपोर्ट से कितना सपोर्ट उसे करना है अपनी बीवी को, जब अगर खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी ना हो रही हो, हामला ना हो पा रही हो, या अगर हो भी जाएं तो ख़ानदान वालों के साथ किस तरह उनका रवैया होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये जाननी चाहिए कि निकाह का मकसद शहवत रानी और लज्जत हासिल करना नहीं है, बल्कि नस्ल इंसानी की बका और इस्म तो इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकाह किया जाता है जी। निकाह का लाजमी नतीजा औलाद है, और जहाँ तक औलाद का ताल्लुक़ है, इंसान इसकी ख्वाहिश भी रखता है, उसे तमन्ना होती है कि मेरी औलाद हो। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए जब अल्लाह ताला प्रेगनेंसी की इनायत कर दे, जिसे हम उर्फ़ आम में उम्मीद कहते हैं, जी जी, इस उम्मीद की हिफाजत करना दोनों की ज़िम्मेदारी है जी। इस सिलसिले में मैं ये नसीहत करूँगा कि प्रेगनेंसी को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि इसका बाकायदा माहिर मुआलिज के पास जाकर चेकअप करवाते रहना चाहिए। ठीक है। और खामद की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को साथ लेकर वो डॉक्टर के पास जाए। पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो उसके लिए परेशान होना नहीं चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का एक निज़ाम है और उसने कुरान पाक में वाज़े तौर पे इरशाद फरमा दिया है, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसे चाहता है वो बेटियाँ देता है। पहले बेटियों का जिक्र किया। ओके। हमारे माशरे में बेटी को नापसंद किया जाता है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अल्लाह ने कुरान में पहले बेटियों का जिक्र किया है। जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है, बिल्कुल, जिसे चाहता है बेटे बेटियां इकट्ठे अता कर देता है, और जिसे चाहता है सारी जिंदगी औलाद नहीं देता। बेशक। लिहाजा इस बारे में सबसे पहला यकीन तक मुसलमान को ये होना चाहिए कि औलाद का पैदा होना ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक, बिल्कुल। और जब अल्लाह ने उम्मीद इनायत फरमा दी जी, फिर उस उम्मीद की हिफाजत करना दोनों पे लाजिम है। ये नहीं कि आप तो ऑफिस चले गए या अपने काम पे चले गए, उसे कह दिया कि अपनी माँ के साथ चली जाना, अपनी किसी अलीज़ा के साथ चली जाना, बिल्कुल, बिल्कुल। ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ख़ुद जाना चाहिए और डॉक्टर को मिलकर अपने सारे मामलात बताने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब बाकायदा चेकअप होता रहेगा आखिरी अयाम तक, जी,
तो चेकअप का मतलब ये नहीं खुदा न खास्ता वो बीमारी है, बिल्कुल प्रेगनेंसी को बीमारी हरगिज न समझें। जी हाँ बिल्कुल, उसकी हिफाजत के लिए जाना है। बिल्कुल ठीक है। और जब बाकायदगी से चेकअप होता रहेगा तो फिर डिलीवरी के वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, डॉक्टर को इल्म होगा कि मेरे पास आते रहे हैं, ये इनके मसाइल हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा लेकिन हमारे माशरे में औरत को अस्पताल ले जाने में बड़ी हिचकिचाहट महसूस की जाती है। बिल्कुल, और यहाँ पे ये भी मसला होता है कि वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे फाइनेंशियल इशू होते हैं और वो नहीं लेकर जाएं तो बहरहाल ये चेकअप करवाना लाजमी है ताकि किसी पेचीदगी से इंसान बच सके। ठीक है, और ये खामद की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को लेकर जाए और डॉक्टर से चेकअप करवाए। औलाद नहीं हो पा रही फिर भी जिम्मेदारी खामद की है। ठीक है, जो हमारे माशरे में तानाजनी की जाती है, बच्चियों को मौरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। दोनों का चेकअप करवाएं। अगर दोनों मेडिकली फिट हैं, औलाद नहीं हो रही, फिर अल्लाह से दुआ करें। बिल्कुल किसी पर इल्ज़ाम धरने की बजाय अल्लाह पर तवक्कुल करें। अगर बीमारी है तो उसका इलाज करवाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी बीमारी दुनिया में है अल्लाह ने उसकी शिफा भी नाज़िल फरमाई। क्या बात है, ब्यूटीफुल। लिहाजा अगर बीमार है, यानी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो दोनों को चेकअप करवाने के बाद जिसमें कोई कोताही है उसका इलाज करवाया जाए। और इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग इसे कहते हैं कि ये बड़ा हया का मसला है। जी, हया तो ये नहीं है कि किसी चीज़ को छुपा लिया जाए। बिल्कुल सही। हया ये है कि अपनी आंखों में, अपने जुबान में, बेशक अपने कानों को बाहया रखा जाए। क्या बात है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड। प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे जब औरत हामला हो जाती है या उम्मीद से होती है तो जो उनके हस्बैंड्स होते हैं वो उन पे हाथ भी उठा लेते हैं, कभी कभार फिजिकली भी मारते हैं, कभी कभार ज़बान से बहुत मारते हैं, उनके घर वाले उनसे ताने मारते हैं, काम करवाते हैं। सास कहती हैं कि मैं आखिर वक्त तक मैंने घर के ये काम किए, तुम भी कर सकती हो, तुम कोई बादशाह कोई रानी तो हो नहीं कि तुम आ रही हो कोई किसी रॉयल ख़ानदान से, तो जो हम कर सकते तुम भी करो। तो इस तरह की जो बातें आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि जब प्रेगनेंसी के अय्याम होते हैं तो औरत की कैफियत आम हालात से मुख्तलिफ होती है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। उसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। वो बेचारी जो अपनी माँ को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर खामद के पास आई है तो खामद की जिम्मेदारी है कि उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखे जी, और उसके आराम का ख्याल रखे। जहाँ तक आपने कहा ना कि काम की बात है, वो पुराने दौर की बातें हैं जब वसाइल नहीं थे। जी हाँ, अब वसाइल मौजूद हैं और डॉक्टर ने हिदायत की है कि बेड रेस्ट किया जाए तो बेड रेस्ट के मौके फराहम करने चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई नहीं करता तो अपने हक में वो अच्छा नहीं कर रहा। शरीयत ने मर्द और औरत के हकूक़ को फ़राइज़ मुतय्यन कर दिए हैं। क्या बात है। एक फरीक के हकूक़ दूसरे के फ़राइज़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। जब आदमी अपने फ़राइज़ में कोताही करता है तो हक भी नहीं मांग सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब हमें जाना है, सॉरी आपकी बात में मुकम्मल कर लें, आप बात मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल कर लें आप। खामद की जिम्मेदारी है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बीवी का ख्याल रखे जी, उसकी सेहत के बारे में, उसकी ग़िज़ा के बारे में और डॉक्टर से चेकअप करवाने के बारे में मुकम्मल इंतजाम करें। ज़बरदस्त। प्रोफेसर साहब हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, हमारे यहाँ मेहमान भी यहाँ बैठे हुए हैं। वी हैव अ साइकोलॉजिस्ट उज़मा अली और हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सादिया बैठी हुई हैं। हमें बहुत सारी गुफ्तगू करनी है आपसे भी, आप हमारे साथ कॉल पे मौजूद रहिएगा। लेंगे एक छोटे से ब्रेक, वापस आते हैं। वो तमाम लोग जो अभी हमें सुन रहे हैं, आज का टॉपिक क्यों इसलिए बहुत अहम है क्योंकि हमारी जितनी बेटियां हैं, हमारी जितनी बहनें हैं, हमारी जितनी ख़वातीन हैं माशरे में, आज ये टॉपिक उनके लिए है और बहुत ज़रूरी है कि हम समझ सकें। बहुत सारे लोग जब ख़वातीन को मूड स्विंग्स होते हैं तो ये कहा जाता है कि ड्रामेबाज होती हैं, ड्रामा कर रही हैं, लेटने का बहाना चाहिए इनको, ऐसी बहुत सारी बातें करती हैं जिसे आज हम एड्रेस कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग का भी एक बहुत बड़ा मसला है। अभी ये सवाल ये सोच के छोड़ के जा रही हूँ कि अभी फैमिली प्लानिंग के हवाले से हमारे मज़हब में क्या कहा गया है, प्लस हमें क्या फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, इस हवाले से सवाल ज़रूर करेंगे हम। लेकिन कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक राइट नाउ, विल बी बैक शॉर्टली।
वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं उज़मा अली, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सादिया मौजूद हैं और हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल रहमान लुधियानवी साहब मौजूद हैं ऑन फ़ोन फ्रॉम लाहौर। प्रोफेसर साहब, एक सवाल मैंने अभी छोड़ के गई थी रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं इस हवाले से? फैमिली प्लानिंग का लफ्ज़ी माना है कि ख़ानदान की मनसूबाबंदी, किस तरह ख़ानदान को चलाना है जी। उसके लिए हमें कुरान ने रहनुमाई की है जी कि वल वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं जी। एक बच्चा जब पूरे 2 साल तक दूध पीता है उसकी सेहत भी ठीक रहती है, माँ की सेहत भी ठीक रहती है। अगर दूध की पिलाने की मुद्दत के दौरान सेकंड प्रेगनेंसी हो जाए जी तो दूध उस काबिल नहीं रहता जो बच्चे के लिए सेहत का ज़ामिन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का दूध छिड़वा दो ताकि इस बच्चे की सेहत ठीक रहे। बिल्कुल। अगर इस मनसूबाबंदी पर कारबंद होते हुए 2 साल तक बच्चे को दूध पीने का मौका दिया जाए जी, वो माशरे का एक उम्दा फर्द भी होगा, सेहतमंद बच्चा होगा बिल्कुल, और वालिदैन के लिए भी आंखों की ठंडक होगा। बेशक। वरना बीमार बच्चे वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बनते हैं, माशरे पर भी बोझ होते हैं। बिल्कुल। जब एक बच्चा 2 साल तक दूध पिएगा और माँ उसको बगैर प्रेगनेंसी के दूध पिलाएगी तो वक्फा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा प्रोफेसर साहब, टाइम स्पेस जो शरीयत ने रखी है वो ऐन फितरत के मुताबिक है। ठीक है, बिल्कुल सही। एंड आई एम श्योर यहाँ पे डॉक्टर सादिया वुड एग्री विद इट कि एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स का तो वैसे ही वक्फा बोलते हैं ताकि प्रॉपर माँ को बेसिकली रिकवरी का टाइम भी मिल जाता है जी। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ हुआ है कि अगर 2 से 3 साल का वक्फा दे रहे हैं बच्चों के दरमियान तो माँ की सेहत भी बेहतर है, बच्चे की भी, और आइंदा जो माँ की प्रेगनेंसी होगी उसका भी आउटकम बेहतर होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो करूंगी जैसे बच्चे 3 साल में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है कि माँ जो है बच्चे को बिल्कुल जैसे कि प्रॉपर टाइम का कि एक हेल्दी बच्चा जो कि मेंटली और फिजिकली एक हेल्दी हो सके, अटेंशन के साथ बड़ा कर सके, इतना गैप देना बिल्कुल सही है और होना चाहिए। मैं ये ऐड करूंगी, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, काश लोग इसको फॉलो करें। और ये कि देखें जब माँ की सेहत अच्छी होगी तो माशरा भी अच्छा होगा। क्या बात है, क्योंकि माँ इज द मेन उसी ने चलाना है फिगर। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक सवाल आपसे मजीद मैं पूछना चाहूँगी, वो है विद रिगार्ड टू अल्ट्रासाउंड। जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं बच्चे को चेक करने के लिए तो बहुत सारे ख़वातीन ये पूछती हैं कि ये बता दें लड़का है कि लड़की, और उसके बाद अगर पता चलता है लड़की है तो वो एकदम से परेशानी शुरू हो जाती कि ओ सास को क्या बताऊंगी, मैं घर वालों को क्या बताऊंगी। तो पहले तो मुझे बताइए कि ये मैंने सुना है, क्या ये बात सही है कि जिस शख्स की पहली औलाद बेटी होती है वो बहुत खुश नसीब होते हैं? ये तो खैर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, ये वैसे किसी ने कहा होगा, कोई हदीस से इसका सबूत नहीं मिलता। ठीक है। वैसे ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी औलाद ही पहले बेटियां थी। क्या बात है। एक बेटा हुआ है, वो भी चंद दिनों के बाद फौत हो गया जी। तो बेटियों के लिए आपने फरमाया कि जिस इंसान ने 2 बेटियों की तरबियत की, उनके अच्छे तरीके से तरबियत के बाद निकाह किए, क़यामत के रोज़ मेरे साथ यूँ होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ आपस में कटी हैं। ओह माय गॉड, ये अज़मत बयान फरमाई आपने बेटे की हिफाजत की। तो जहाँ तक अल्ट्रासाउंड का ताल्लुक है, ये एक ज़रूरत है जी हाँ, कि ताकि बच्चे की कैफियत का पता चल सके। बिल्कुल। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ कि जिन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला बच्चा नाकिस है जी, और पैदाइश तक उसके आज़ा मुकम्मल नहीं हो सकते जी। तो डॉक्टरों के मशवरे से उसकी एबार्शन करवा दी गई ताकि एक माजूर बच्चा माशरे को देने की बजाय उसकी एबार्शन करवा दी गई। तो अगर अल्ट्रासाउंड ना होता तो बच्चा माजूर पैदा होता। यानी इतनी सारी चीजों की बिल्कुल कोई कवाहत नहीं है। नहीं, और मजहब हमारा इतना लॉजिकल है कि इसमें सिर्फ अकल की जरूरत है। जो अकल की बात है वो बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा मुझे एक और बात, बाकी रहा अल्ट्रासाउंड का ताल्लुक, ये उसी वक्त होता है जब बच्चा पेट में आ जाता है। कुरान में आता है कि कोई नहीं जानता रहम में मादल में क्या है। बेशक
बेशक। तो जब तक वो रहम में है किसी को कुछ पता नहीं। बेशक। जब वो बच्चा बनकर पेट में आ गया है तो फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है जी। और लड़की की सूरत में ये कोई नई बात नहीं है। कुरान ने गुज़श्ता कौमों के हालात बयान करते हुए बयान किया है, इज़ा बुश्शिरअहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी को बेटी की बिशारत दी जाती तो उसका चेहरा स्याह हो जाता और गमनाक हो जाता। जी हाँ, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। हमारे माशरे की खराबियाँ हैं, दीन से दूरी का सबब है, वरना दीनदार लोग बच्चियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या बात। और आपने ये भी देखा होगा, आप जानती भी हैं कि माँ और बाप की खिदमत जो बच्ची करती है, सही बात है, बेटा घर में रहकर नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। बेटी ससुराल में जाकर भी अपनी माँ बाप का ख्याल रखती है। सही बात है। अच्छा, इसके बावजूद लोग जहालत की बिना पर बेटों को पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, चूंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी, लेकिन प्रोफेसर साहब आप जाते जाते अपना मैसेज ज़रूर दीजिए हमारे व्यूअर्स को, और अपने मैसेज में अगर आप ये डाल दें, वो मर्द हजरात जो अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, वो भी ख़ास तौर पे हमला होने के दौरान जब वो उम्मीद से होती हैं उस वक्त हाथ उठाते हैं, उस पर कितना मना किया है दीन ने? औरतों को हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पसली से पैदा किया है, और जिस तरह पसली टेढ़ी होती है इस तरह औरत की शरीयत में भी कुछ टेढ़ापन होता है, और उसको आपने बर्दाश्त करने का हुक्म दिया है। सही। और कहा कि उनकी बात मानो, वो सिर्फ नाजुक हैं, उनके साथ मोहब्बत प्यार के साथ आप उसको दुरुस्त करें। अगर आप इससे किसी टेढ़ी चीज़ को ज़बरदस्ती सीधा करेंगे वो टूट जाएगी। अगर प्यार मोहब्बत के साथ आसान तरीके से उसको ठीक करेंगे तो कोई गलतफहमी नहीं होगी। मैं यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ मर्दों को, जी हाँ, कि आप वालिद बनकर ये तो कहते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा फलां है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं किया कि इसकी पैदाइश के मराहल में कितनी तकलीफ़ खातून को बर्दाश्त करना पड़ती है। अल्लाह ने इसको कुरहन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इंतहाई नापसंदीदगी के बावजूद इस उम्मीद पर कि मेरा बेटा होगा, बेटी होगी, वो उसको बर्दाश्त करती है। लिहाजा खामदों को चाहिए कि ख़ुसूसन प्रेगनेंसी के दिनों में और आम दिनों में भी उनके साथ उसने सलूक करें। यहाँ मैं एक हदीस बयान करता हूँ, आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और फरमाया अना खैरुकुम ले अहली, मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। क्या बात है। लिहाजा अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करना ये खामद की जिम्मेदारी है। और बात जाहिल लोग ये कहना शुरू कर देते हैं ये तो रन मुरीद हो गया है। बीवी की खिदमत करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना ये जन मुरीदी नहीं है, बल्कि ऐन दीन है। क्या बात है, मुताबिक है। ब्यूटीफुल, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम श्योर आज आपकी बातें सुन के, आपके मैसेजेस सुन के बहुत सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई होंगी कि रियली ऐसा है, ये तो हमें तो कुछ और बोला था, हमें तो उसने ये बात बताई थी, लेकिन ये जो आज आपने बात सुनी है ये दिस इज़ एज़ पर शरीयत, एज़ पर इस्लाम। खुदारा इस पे अमल करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेते एक छोटे सा ब्रेक, वापस आएंगे, डॉक्टर सादिया की तरफ आएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ये पूरा जो सोशल प्रेशर होता है विद रिगार्ड टू कि हॉस्पिटल जाना है, नहीं जाना है, घर में रहना है। जिस तरह के अभी आप हमें यहाँ पे प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि खुदारा जाके चेकअप कराएं, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने हमल का ख्याल रखें। तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे, कहीं मत जाएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। अब हम आते हैं वेले उज़मा की तरफ। उज़मा, अभी आप तमाम सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। अब इस हवाले से ऑफ कोर्स जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि औरत के हवाले से कि औरत को बहुत नरम मिजाज से, बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए मर्दों को। इस हवाले से कहा ये गया है, और बहुत सारे लोग इस पर मजाक भी उड़ाते हैं कि औरत को बोला है कि औरत टेढ़ी पसली से बनी हुई है तो टेढ़ी होती है। इस हवाले से आप जो चीज़ लोगों को पॉजिटिवली समझा सकती है। इससे पॉजिटिव मैसेज ये लिया जा सकता है कि औरत टेढ़ी होती है कि उसमें एडजस्टमेंट की क्वालिटी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। जो चीज़ टेढ़ी होती है वो इजीली हर जगह एडजस्ट कर लेती है। एब्सोल्युटली। और औरत के अंदर चूंकि ये क्वालिटी है, इसीलिए वो शादी होकर मर्द के घर जाती है, क्योंकि उसको एडजस्ट करना होता है ससुराल वालों के साथ भी, मर्द के साथ भी।
और उनमें घर को एक अच्छा घर देने के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए मर्द और औरत दोनों को ही अपना रोल प्ले करना कहा जा सकता है। औरत ज़्यादा जज्बाती होती है। जज्बाती इसलिए होती है कि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एक तो मंथली जो वो उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी वजह से भी, उसके बाद प्रेगनेंसी से भी गुजर रही होती है उसकी वजह से भी, और चूंकि उसको डिफरेंट जगहों पे एडजस्ट भी करना है, अपने मेके में भी, अपने ससुराल में भी, और अगर वर्किंग है तो अपने वर्क प्लेस पे भी, उसकी वजह से उसके मूड स्विंग्स होते हैं जिनको वो मैनेज भी कर सकती है इजीली अगर वो पॉजिटिव की तरफ आ जाती है, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखती है और जो वो चाहती है वैसा ही अपने माहौल के मुताबिक ही एडजस्ट करे उसको। औरत ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है मर्दों से? मर्द भी कर सकते हैं इसमें। अगर अच्छा, ये जेंडर वाइज नहीं हो सकता, इंडिविजुअल क्वालिटीज होती है, ये इंडिविजुअल होता है, ये लर्न करता है अपनी फैमिली के साथ कि फैमिली ने डिफरेंट क्राइसिस के दौरान किस तरह से कोप किया था। ओके फाइन, तो वो दोनों कर सकते हैं। लर्न बिहेवियर है, लर्न बिहेवियर। ठीक है। डॉक्टर सादिया, मुझे एक बात बताएं, आपके पास जब यूजुअली खवातीन आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेकअप के लिए वगैरह, कितने हस्बैंड साथ आते हैं? 50% के तो आते हैं जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रोफेसर साहब ने भी ये बात की है कि हस्बैंड्स को साथ जाना चाहिए और ये उनका फ़र्ज़ है। तो हस्बैंड जब शामिल होता है तो वो उसकी डिलीवरी और उसके पेन, मैं तो इनकरेज करती हूँ कि वो लेबर के दौरान भी शौहर साथ हो उसके सपोर्ट के लिए, क्योंकि बच्चा उसका इक्वल है वो। बिल्कुल। तो वो बच्चे से बॉन्डिंग भी बाप की उतनी ही होती है और फिर परवरिश में भी बाप उतना ही हाथ देता है। हस्बैंड को ये भी थोड़ा एहसास होता है कि बीवी किस मुसीबत से गुजर रही है, थोड़ा वो कंसिडरेशन भी आ जाता है, राइट? अब देखें हमारे मुआशरे में देखें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक आदमी जो है वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का मामू है, वो सिर्फ बीवी का होके रह गया तो काम नहीं चलेगा, किसी को ये बात पसंद नहीं है। तो वो उसको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, बीवी के भी हक देने हैं और उसकी सेहत और उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना है और साथ में अपनी माँ बाप के फ़राइज़ भी देने हैं। तो ये मुश्किल काम है लेकिन ज़रूरी है। यूजुअली हम लोग ना एक किस्म का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं या कंपटीशन में आ जाती है। जब भी बेटे की शादी होती है तो माँ ऑटोमेटिकली, जहाँ पे पहले कभी बेटा घर आके खाना खाता भी नहीं था ना, अब और ज़्यादा बोलेगा कि हाँ शादी के बाद तो खाना नहीं खाता मेरे साथ। नहीं, ऐसी माओं को अपने बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ उनको अपने पास ही रखना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू गेट मैरिड एंड टू लेट देम ग्रो। हाँ, तो जब अगर ऐसी बात है कि बेटे को अपने अंदर ही रखना है और अपने अंदर ही घुसा के रखना है तो वो उसमें गुंजाइश नहीं है शादी की। बिल्कुल ठीक है, तो बेहतर है ना करें। अच्छा, कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया है जहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान पता चला है कि मियाँ ने मारा पीटा है? जी, ये बहुत कॉमन है, बल्कि औरतों के अगेंस्ट जो ये तशद्दुद या वायलेंस जो कहते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है और क्योंकि वो बेचारी और कमज़ोर हो जाती है, शी कैन नॉट फाइट बैक और वो प्रेग्नेंट होती है। और भी रीज़न्स होते हैं कि मर्दों को जो अपने शादीशुदा मर्दों को जो ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो रही होती टू सम एक्सटेंट, वो थक जाती है, तो ये ज़्यादा टारगेट बनती है। ओह माय गॉड। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों की तरफ मैं छोड़ के जाऊंगी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, एंड दैट इज विद रिगार्ड टू द डिप्रेशन। एक प्री नेटल डिप्रेशन, एक पोस्ट नेटल डिप्रेशन। लाइक आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि मैं जब अपने लास्ट माशाल्लाह मेरी जो प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे लास्ट 2 महीने इंसोम्निया हो गया था, मैं सो नहीं पा रही होती थी, ठीक है, टेंशन से, ठीक है, कि क्या होगा यू नो हाउ इट इज। तो अब थोड़ा सा चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म है, हमें मैसेजेस की तरफ भी आना होगा, तो आप इस डिप्रेशन के हवाले से, जो लोग कहते हैं ना कि ये तो ड्रामे कर रही है, मूड स्विंग्स को ड्रामा समझते हैं, और ऑफ कोर्स एक फैमिली गो थ्रू करती है इस पूरे सिस्टम से, अच्छे बुरे वक्त, अप्स एंड डाउन्स को लेकर, तो वहाँ ये सास का कह देना भाई हम तो हंसते खेलते थे, तुम्हें क्या गया, मुंह बसोड़ के बैठी हो, पर्सनल ले लेती हैं ऐसी बातों को। इस हवाले से प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हमें वक्त लेना, एक छोटा सा ब्रेक हो गया, वक्त हो गया, तो जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं और इन तमाम सवालों के जल्दी जवाब लेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत ही कम वक्त है, प्री पोस्ट नेटल डिप्रेशन के हवाले से बात करना चाह रही थी, तो उस्मा क्या कहेंगे? यानी हामला औरतों में 14 से 23% जो है औरतों के अंदर ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें लो मूड होता है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, एपिटाइट कम हो जाती है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। और ये होता है, इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, फैमिली स्ट्रेस भी हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, रिलेशनशिप विद द इन लॉज और हस्बैंड भी हो सकता है, या कभी ये भी होता है कि वो अपनी हेल्थ की वजह
से काम नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से फिर डिप्रेशन हो रहा होता है कि मैं नहीं कर पा रही, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। ये प्रेगनेंसी जब शुरू होती है उस वक्त भी होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसे हम पेरीनेटल कहते हैं उसमें भी होता है, बाद में भी होता है। और इसके सिम्टम तकरीबन डिलीवरी के 1 महीने तक रहते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो उसमें थोड़ा एडजस्ट हो रहे हैं। हाँ, तो आप अपनी यानी जो भी फैमिली के अंदर बेटियां हैं, बहू हैं, उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा टाइम स्पेस दें, उनकी रूटीन में लेकर आएं। यानी बहुत ज़्यादा कामों का बर्डन अगर वो है ना कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सा उनको छोड़ दें, गिव देम अ ब्रेक, फॉरगिव कर दें, छोड़ दें उनको, अपने मूड के मुताबिक अकोमोडेट करने दें। और एक थोड़ा सा असल बर्दाश्त आपकी आती है, आप बर्दाश्त। अच्छा, ये चीज़ें जो है बच्चे पे भी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि बच्चा हर चीज़ साथ ही सुन भी रहा होता है, वो देख भी रहा होता है, महसूस भी कर रहा होता है। तो जो हस्बैंड का हम कहते हैं कि हस्बैंड भी प्रेगनेंसी में साथ रहे, क्योंकि बच्चे को माँ और बाप दोनों का ही प्यार भी चाहिए होता है, और वो वहीं से चाहिए होता है कि उसको लगे दुनिया में आने से पहले मैं वांटेड चाइल्ड हूँ, मैं हूँ इस काबिल कि मैं इस दुनिया में आऊँ, और मेरे माँ बाप दोनों मुझसे प्यार करते हैं। तो ये चीज़ मैं कहती हूँ कि फादर भी उतना ही टाइम दे जितना मदर तो लेके उसको साथ है ही, यानी अगर मदर वूम में है तो मदर के साथ ही है वो, लेकिन अगर फादर भी उससे बात कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सुन सकता है बच्चा, इवन वो उसको एक्सप्रेशन को फील कर सकता है, फादर की आवाज़ भी सुन सकता है, वो सुन रहा होता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको लेके चले। और डिप्रेशन से निकलने के लिए एक जो चीज़ बहुत सक्सेसफुल ये रहती है कि सुबह जल्दी उठें। उससे ये होता है कि आपकी जो एक खाया नहीं जा रहा होता या जो एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, तो उससे कोप करने के लिए बेहतर ये होता है कि सुबह मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करें और आप अपनी रूटीन को बेहतर रखें। अच्छा। सुबह जल्दी उठेंगे तो रात की जो नींद है वो भी आपकी प्रॉपर, कई लोग क्या करते हैं सुबह लेट उठते हैं तो वो आपके जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रात की नींद भी पूरी नहीं होती। अच्छा, तो वुड यू आल्सो रिकमेंड कि वो खवातीन जो बिजी रहती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते हैं, किताबें पढ़ें, कुछ भी, पूरे दिन में थोड़ा सा अगर 5 से 10 टाइम डीप ब्रीदिंग कर लें तो आपकी जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स रहती है और ऑक्सीजन आपको बॉडी को ज़्यादा मिल रही होती है और आप दोबारा से काम करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन थोड़ा एक्टिव रहें तो मैसेज जल्दी से उस्मान दे दें। बस मैसेज यही है कि प्रेगनेंसी जो है ये एक कंडीशन है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग होती है इसमें, और कोई बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, तो मरीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक कंडीशन है और हामला औरतें छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। फेस करें उसको और प्राउडली जो है इस टाइम को गुजारें। बिल्कुल सही। डॉक्टर सादिया, अगर आपकी तरफ आते हैं, सोसाइटी यानी घर वाले ख़ास तौर पे दोस्तों को एक औरत जो कि डिप्रेशन में है या जिसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसको किस तरह हैंडल करना चाहिए? व्हाट वुड यू रिकमेंड? देखिए, एक तो ये कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि उसे लगे वो अकेली नहीं है और नाजायज़ नखरे भी ना करे। हाँ। जहाँ कि हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, लेकिन 15% प्रेगनेंसीज़ में बीमारी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये भी ना हो कि जब उसके जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया या सूजन ज़्यादा हो गई, डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, तो और भी पेचीदगियाँ होती हैं। अगर ऐसा है तो उसको अटेंशन की ज़रूरत है और उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हर एक को डिसमिस भी नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम ये एक खुशी का वक्त है। बिल्कुल, तो एंजॉय द प्रेगनेंसी। एक नई ज़िंदगी आ रही है ख़ानदान में, तो उसको एंजॉय करें। और मैं तो कहती हूँ, मैं अपनी डॉक्टर्स और ट्रेनीज़ नर्सेज जो मेरे साथ होती हैं, कहती हूँ ये इसको एक शहज़ादी की तरह आप इसके साथ आप सलूक करें कि इस वक्त आप इससे अच्छा सलूक करेंगी तो ये सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देगी। इससे आप बदतमीज़ी करेंगी या इसके साथ कोई दुख वाली बात करेंगी तो वो कभी नहीं भूलेगी। वो शायद आपको माफ़ कर देगी लेकिन भूलेगी नहीं कि फ़लाँ ने मुझे इतनी बुरी बात कही थी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चा किसको नहीं अच्छा लगता, बच्चा एक खुशी होनी चाहिए, प्लान करके होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने रिसोर्सेज वगैरह देख कर कि आपको ये नहीं कि ओह बच्चा एक और बच्चा हो गया, आप उसको कैसे पालूंगा। ये नहीं अच्छा, प्लान अगर डिप्रेशन बढ़ जाए तो साइकोथेरेपी के लिए भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन, बहुत सी मेडिसिन जो है साइकियाट्रिस्ट नहीं दे रहे होते टू सेव द बेबी। तो साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करती है। काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग हो, आप उसके लिए ज़रूर कंसल्ट करें। जी सॉरी, मैं कह रही थी कि अगर बच्चा पैदा आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ बच्चा पैदा करने से नहीं होता, उसको आपने तालीम देनी है, उसकी परवरिश करनी है, उसको अच्छा खिलाना पिलाना है। सिर्फ पैदा करके गली में छोड़ देना
ये जुल्म है उस बच्चे के साथ। तो आप उतने ही बच्चे पैदा करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। इस्लाम में भी यही तालीम दी गई है। टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप उतने पैदा करें, उतनी बीवियां करें जितनी आपकी इस्तिताअत है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू लेडीज़ हियर, बिकॉज इतनी कोई इन्फॉर्मेटिव, इतनी मज़ेदार बातें आज हमारे सामने आई हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी जो मैं कहूँगी कि आपको यहाँ हमें पता नहीं है, लेकिन उसी बहुत सारी इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जुड़े हैं, और वही है जितनी मुँह उतनी बातें। तो प्लीज़ जो पॉजिटिव्स हैं, जो खुशियों वाली बातें हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक, जो उम्मीदें देती हैं, उन बातों को अपने साथ जोड़ के रखें। और वो बातें जो आपको लोग कहते हैं ना कि इसकी तो बेटा नहीं हुआ, इसका तो, उन लोगों को मैं वैसे कहती हूँ कि आप खुदारा उन लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर लें। हम कतई ताल्लुक़ तो नहीं कह सकते कि कतई ताल्लुक़ तो आपको किसी से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन किनारा कशी आपको करने का इख्तियार है। अगर कोई आपको बहुत नेगेटिवली बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आपकी खुशियाँ आपके हाथों में हैं। आप अपने एटीट्यूड से, अपने रवैये से बहुत कुछ बदल सकते हैं। मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने जो निकाह के इस बंधन में जो बांधता है, वो कहते हैं ना, टिल डेथ डू अस अपार्ट। तो ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर करने का मकसद ये है कि वो लाइफ पार्टनर हैं हर चीज़ में। ऐसे नहीं कि वो एक आदमी आगे जा रहा है तो बीवी उसके पीछे पीछे चल रही है, उसकी यू नो इज़ लाइक अ मेड और अ सर्वेंट। वो उसका साथ देती है हर चीज़ में। अलग अलग रोल है, मियाँ का अलग रोल है, बीवी का अलग रोल है, कोई किसी के ऊपर तरजीह नहीं है। मियाँ का रोल इसलिए कहते हैं कि वो ज़्यादा वो सरपरस्त है, क्योंकि वो खाना लेकर आता है, बाहर जाता है, नौकरी करता है। घर औरत का एक अलग रोल है, अगर औरत भी काम करती है तो उस दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए अबव ऑल। और मियाँ को अपनी बीवी को डिफेंड करना चाहिए अगर उसके ख़ानदान वाले कोई ज़्यादती कर रहे हैं, और अगर बीवी गलत करी तो बीवी को भी प्यार से समझाना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी 2 दिन की है। हम सबको चाहिए कि खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर, प्यार मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि जब आँख बंद हो जाता है ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं। और क्यों पछताए, क्यों पछताना क्यों पड़े, क्योंकि पछतावा जो रह जाता है ना, फिर वो बड़ा मसला होता है। इसी नोट के साथ कि आप अच्छा करें और फिर अच्छे की तवक्को करें, और अल्लाह देने वाला है। जहाँ पे अच्छाई ना मिल रही हो वहाँ अल्लाह आपको ज़रूर इसका सलाह देगा। सायरा कबीर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।